और देखिए चलते चलते हम कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। हम आपको वो दिखाते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपको थोड़ा सा गाइड करे, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ज़िंदगी क्या है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम टाइम टू टाइम किसी न किसी से मिलते हैं। तो आज मैं जगजीत सिंह सूद साहब हैं जी, बिजनेसमैन हैं, बहुत लाइफ देखी है इन्होंने। तो मैं इनसे पूछूंगा जगजीत जी से कि आपका जो लाइफ कैरियर कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ बोर्न हुए आप, और आपने फिर कैसे जानी कि आज से 40 साल 50 साल पहले की जो लाइफ है उसके बारे, लुधियाना शहर के बारे, अपने समाज के बारे थोड़ा सा बताएं। जगजीत जी, कौन से स्कूल में पढ़े, कौन से एरिया में रहे आप, और कौन सा कारोबार किया आपने? मेरा नाम जगजीत सूद है। जैसा कि आपने बताया, मैं 1948 में पैदा हुआ लुधियाना में, सुखराम नगर में हमारा घर था। वहाँ से मैं केवीएम स्कूल में पढ़ा शुरुआत के दिन, उसके बाद आर्या स्कूल और एसडीपी स्कूल में। 1948 में लुधियाना की जो पॉपुलेशन है ये तकरीबन 1 लाख की थी, और ये सिर्फ 4 छोटी ये थोड़े से एरिया में फैला हुआ था, जैसे अपना जगरांव ब्रिज वहाँ तक, उधर सब्जी मंडी, उसके बाद सीएमसी के पास, और चौथा मिलरगंज का फाटक। ये 4 दिशाओं में इतना छोटा सा लुधियाना होता था। और आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है, लुधियाना में 4-5 कारें होती थी और कुछ एक लखपति होते थे। करोड़पति की तो बात ही छोड़ दीजिए, लखपति 5-6 लखपति लुधियाने में मुश्किल से गिने जाते थे। और उसके बाद मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो केवीएम में रही। केवीएम जो रेलवे स्टेशन के बाहर, वही एक पहले स्कूल था, 1942 में शुरू हुआ था। वहीं पे मैं 8वीं कक्षा तक पढ़ा। और हमारी जो है स्कूल में 150-250 की सारी स्ट्रेंथ थी। और वहाँ से फिर मैं 9th में आर्या स्कूल आ गया, और 11th मैंने एसडीपी स्कूल से पास की। अच्छा, जाने कि आपने तीनों स्कूल देख लिए? तीनों स्कूल जो लुधियाना के टॉप के थे वो देखे। हाँ, जान 100 साल पुराने कह सकते हैं हम, जैसे पुराने स्कूल, उससे भी पुराने स्कूल थे। तो उसके बाद फिर आपका कैरियर, जाने के वहाँ से आपने पढ़ाई की, तो फिर उसके बाद क्या सोचा आपने? पहले वैसे कैसे बच्चे चूज करते थे? हमने कोई, आजकल तो बच्चे जिसे पूछो वो कहते हैं मैं डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मैंने पुलिस बनना है, कोई कहता है इंजीनियर बनना है। यानी कि आजकल बच्चों को पहले सिखा दिया जाता है कि तूने ये बनना है। बच्चों ने रटाया जो होता है 4-5 चीज़ें वही सिखाते हैं, वही हमारे सारे फैमिली में चलता है, मेडिकल नॉन मेडिकल। उस समय क्या होता था? उस समय भी मेडिकल नॉन मेडिकल का बड़ा प्रचलित था। सभी कहते थे मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। मेरे माता पिता भी चाहते थे। मैं पढ़ाई में नालायक नहीं कहूँगा, पर मैं ये कहूँगा मैं शरारती था। पढ़ाई में मन नहीं लगता था मेरा। तो माता पिता पढ़ाई कराना चाहते थे, मैं खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था। पर ना तो खेल कूद की उस वक़्त, ना ही पढ़ाई की। मैंने अपनी ग्रेजुएशन की यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज से। ग्रेजुएशन के बाद मेरी माताजी का स्वर्गवास हो गया 1967 में। तो कितने साल के थे उस समय आप? मैं उस वक्त 17 साल का था। तो माई फादर रीमैरिड, उन्होंने दोबारा शादी की। उसका मुझे बहुत सदमा पहुंचा, और मैंने सोचा भी मैं अपने फादर का बिज़नेस नहीं करूंगा। मैं किसी तरह यहाँ से भागना चाहता था, और मैं भाग गया। और भाग गया मीन्स मुझे एबट कंपनी में नौकरी मिल गई। आगरे मेरी पोस्टिंग होगी, वहाँ पर मैं चले गया। और 23 साल का था जब मैंने शादी की। मेरे पिताजी ने मेरी शादी कर दी, और वहीं पे आगरा में ही मेरे दोनों बच्चे पैदा हुए। और वहाँ से हम आगरा में से मैंने रिक्वेस्ट की मुझे घर के करीब लाया जाए, तो मुझे अम्बाला और चंडीगढ़ के बाद लुधियाना मेरी पोस्टिंग होगी। एबट में मैंने 11 साल किया काम, पर बड़े फ़ख्र की बात है कि बहुत अच्छा उम्दा तरीके से रिस्पेक्टफुली काम किया, जहाँ भी किया, जो भी किया। अच्छा, एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कैसे करते थे आप जो एबट कंपनी में? कौन सी सर्विस थी आप? मुझे जो जॉब थी वो मेरी डॉक्टर्स को मिलना थी। हम डॉक्टर्स को मिलते थे, और डॉक्टर्स को मिलने के बाद हमारा जो टारगेट होता था, हाँ जी, वो हम पूरा करते थे। उसमें मैंने काफ़ी तरक्की पाई, और तरक्की पाने के बाद 11 साल बाद मैंने एबट कंपनी को छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पिताजी कहने लगे भी अब तुम काम में आ जाओ। तो मैं भी थोड़ा मैच्योर हो गया।
वो सेंटिमेंटल जो मेरा स्वभाव था वो थोड़ा मैच्योरिटी की तरफ आ गया, क्योंकि मेरे अपने 2 बच्चे थे, उनके फ्यूचर के लिए मैंने एबर्ट छोड़ के अपने तो आपकी जो नई शादी फादर साहब ने कराई थी, बच्चे थे उनके कोई? नहीं, उनके कोई बच्चे, ये बड़ी अच्छी बात है, उनके कोई बच्चा भी नहीं था। हाँ, तभी ना फिर तभी। और वो मेरे फादर की सबसे बड़ी देन मुझे यही रही कि उन्होंने अपनी दूसरी शादी करने से पहले अपनी वसेक्टमी करवा दी थी। ओके। जिसकी वजह से उनके कोई बच्चा नहीं हुआ और मैं इकलौता वारिस बना, और उनकी डेथ के बाद सारा कुछ मुझे मिल गया। अच्छा, तो आपको जो डैडी थे आपके लुधियाना में कहाँ रहते थे? हम सुखराम नगर में थे। सुखराम में। उसके बाद हम 1967 में रानी झांसी रोड पे, हाँ जी, 2 बुर्जी कोठी के साथ वहीं रहे। हाँ जी। तो वहाँ से हम 1964 से लेके 2008 तक मैं वहाँ रहा। अच्छा, वहाँ रहे। हाँ, उसके बाद फिर आप जहाँ पर उसके बाद हमने वो घर छोड़ दिया और कंट्री होम नॉर्थ में आ गए। अच्छा, उस समय कौन कौन से डॉक्टर थे जो फेमस डॉक्टर थे जब आप करते थे 1970-75 में जो वो थोड़ा सा बताइए। उन दिनों लुधियाना में डॉक्टर मागीराम चोपड़ा होते थे, वो सुधा मदे होते थे, डॉक्टर काका जी होते थे, डॉक्टर श्याम सिंह होते थे, गुजरमल पे रोड थे, और यही कुछ 5-6 डॉक्टर थे जो MBBS थे। बाकी तो क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया भी पॉपुलेशन भी बहुत कम थी। उसके बाद तो CMC में बहुत डॉक्टर्स आ गए, DMC में LSMF था, वो MBBS कॉलेज बन गया। तो ये सारा फिर लुधियाने की ग्रोथ, हीरो साइकिल यहाँ पे आ गए, फैक्ट्रियों का चलन शुरू हो गया, हौजरी का बिज़नेस यहाँ शुरू हो गया, रशिया का एक्सपोर्ट शुरू हो गया। तो ये सब चीज़ें मेरे देखते देखते ही लुधियाना एक मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बन गया। देखिए, अब आज आप जो ना साउथ सिटी रोड पर रह रहे हैं, जहाँ पर जी बहुत बड़ी बड़ी जाने की विला बन रही है, जहाँ पर उसके बाद काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, जहाँ पर रेजिडेंशियल जितने भी हैं, आज फ्लैट भी बन रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं? एक तो शहर पुराना था, वो एक सिविल लाइन का एरिया गया, अपना गुरुदेव नगर हो गया, सराबा नगर हो गया, मॉडल टाउन हो गया, एक तो बोल लोकेलिटी थी। अब बोल लोकेलिटी के बाद अब ये नई लोकेलिटी बनी है, पहले शहर की लोकेलिटी, फिर बोल लोकेलिटी, अब तीसरी लोकेलिटी ये बन रही है, यहाँ की बिला टाइप जो हो गए ना, क्योंकि वो जो सराबा नगर में या उधर अब लोग उधर से इधर को आ रहे हैं ज़्यादातर। जी, ये चेंज है जो ये लुधियाना जो है ना बहुत डाइवर्सिफाइड शहर बन गया है। इसमें एक तो बाहर से माइग्रेंट बहुत आ गया है, क्योंकि यहाँ पे काम बहुत है। काम ज़्यादा होने की वजह से आपको यहाँ पर हर स्टेट से बंदे मिलेंगे जो यहाँ पे काम करते हैं। जो वो लुधियाना था वो बड़ा क्लोज नेट था, दिल के करीब था, हर आदमी एक दूसरे को जानता था, प्यार था। अब लुधियाना कॉस्मोपॉलिटन सिटी बन गया है, जैसे दिल्ली और बॉम्बे बन गए हैं। तो वो प्यार, वो समय, वो इत्तेफाक, वो बहुत ही कम रह गया, यानी कि आज मिलता नहीं है इनका। आज नहीं, आज जो इन्होंने चेंज देखी है इस लाइफ में के बीच में, जो आज हमारी भाग दौड़ हो रही है, छोटी गाड़ी उससे बड़ी गाड़ी, उससे बड़ी गाड़ी, छोटा घर उससे बड़ा घर, उससे बड़ा घर, सिर्फ यही हमारी जो मेंटेलिटी है। क्योंकि हमें तभी लूटने के लिए आते थे, जो कभी मुसलमान लूटने के लिए आए, कभी अंग्रेज लूटने के लिए, क्योंकि हम इकट्ठा करते रहते हैं, खर्च कम करते हैं, इकट्ठा ज़्यादा करते हैं, पता नहीं होता आदमी के कितने प्लाट कहाँ पड़े हैं। यानी कि हमारी आज भी वही मेंटेलिटी है कि पैसा इकट्ठा करते रहें, और पैसा जब इकट्ठा हो जाता है तो लूट के बहुत सारे लोग ले गए हमको। लेकिन जो दूसरे हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं या दूसरी जो कम्युनिटी के लोग हैं, मुसलमानों की बात नहीं करता मैं, वो लोग जितना कमाते हैं उतने खा जाते हैं, कहते हैं यार बाद में देखेंगे। लेकिन हमारे जहाँ इकट्ठा करने की जो रीत चली आ रही है हमारे हिंदू समाज में खासकर, वो आज भी इकट्ठे कर रहे हैं कि मेरे आगे के बच्चे, उसके आगे के बच्चे, अपना खाते पीते नहीं हैं आगे। आप भी ऐसे सोचते हैं सोच साहब कि नहीं? हाँ, बचाना तो बहुत ज़रूरी है। विरासत में अपने बच्चों को क्या दे के जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये तरक्की का एक साधन है, तरीका है कि आप के दादाजी ने आपको क्या दिया, पिताजी को पिताजी ने क्या दिया, ये विरासत में होता ही है। अभी आप चाहते हैं हमेशा ये विरासत में पास ऑन नहीं करना, भी आप तरक्की करना चाहते हैं, आपकी तरक्की में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इसमें आपके मॉनेटरी गेन्स आ गए, कल्चर आ गया, सब कुछ इसमें आ जाता है। पर सबसे बड़ी बात जो है आजकल मिसिंग है वो ये है, हमें संस्कार, जो हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। माँ बाप बिज़ी हैं, वर्किंग वुमेंस हैं, वो जो संस्कार बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं।
हमने अपने माँ बाप से संस्कार पाए और वो संस्कार कोशिश की कि हमने अपने बच्चों को आगे दे जाए। कोई ऐसी घटना बताओ जो KVM स्कूल की है, जो अपने आर्य कोई आपने कुछ याद हो बचपन में जो आपने कुछ किया हो? मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब मेरे माताजी सुबह सब्जी लेने जाते थे तो मुझे मेरे हाथ में थैला पकड़ा देते थे, भी चल तू सब मेरे साथ चल, सब्जी खरीदी थैले में डाली, सब्जी खरीदी थैले में डाली। सबसे बड़ी बात है, मैंने जो कुछ भी अच्छा सीखा वो घर से सीखा, जो बुराइयां मुझ में हैं सब बाहर से दी। मुझे याद है एक छोटा सा इंसिडेंट, जब हम सिविल लाइंस में शिफ्ट कर गए तो उसमें मेरे माताजी कहते हैं मुझे चौड़े बाज़ार लेके चल। तो चौड़े बाज़ार जाने के लिए शॉर्टकट था कचहरी का पुल। तो कचहरी के पुल के ऊपर हम वहाँ पे साइकिल पे गए, साइकिल पकड़ते थे और 5 पैसे वो देकर पार कर देते थे। मेरे माताजी, जब मैंने साइकिल पकड़ा दिया उस भैया को, तो मेरे माताजी ने कहा क्यों भाई, ये लड़का तेरे से अच्छा खाता पीता है, तेरी इसकी सेहत अच्छी है। मैंने कहा नहीं। तो फिर तू इसको साइकिल क्यों पकड़ा रहा है, तेरे को शर्म आती है? मैंने कहा नहीं जी, शर्म की तो कोई बात नहीं। कहते चल उठा साइकिल अपना। तो मैंने साइकिल, मैं तेरे को 50 पैसे जाने के, 25 पैसे जाने के, 25 पैसे आने के दूंगी। तो मैंने कहा 50 पैसे तो कमाल है। मेरे मन में समोसे आ गए, चाय आ गए, पता नहीं क्या क्या कुछ आ गया 50 पैसे का। मैंने तड़ से साइकिल उठाया, पार किया, चौड़े बाज़ार का काम ख़त्म करके वापस आ गए हम। उन्होंने मेरे को 50 पैसे दिए। वो 50 पैसे मैंने देख के मुट्ठी भींच दी। ये मेरी ज़िंदगी की पहली कमाई थी। शायद वो मुझे यही सिखाना चाहते थे कि अपनी कमाई, मेहनत की कमाई कितनी अच्छी, कर्म कर। हाँ बिल्कुल, कर्म करो। तो वो डिग्निटी ऑफ लेबर जो मेरी माँ ने और मेरे पिताजी ने मुझे सिखाई, शायद वो आज तक मेरे साथ है और इसीलिए हम जिंदगी में कुछ तरक्की कर पाए। यानी कि आपका कहने का मतलब है, कर्म, गीता में भी लिखा है कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कर्म करते रहना चाहिए इंसान को। जी। फल तो चलो बात की बात है, अगर आपने कर्म किया है तो कर्म तो आप भूल जाओ। कर्म कुछ ना कुछ तो होगा, बेनिफिट तो होगा, प्राप्ति होगी, लाभ होगा। कर्म करने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, एक और बात कहूँगा मैं, आजकल बच्चों में 96, 90, 70 यानी कि 100 तक के यानी कि अब नंबर आ रहे हैं। जब आप पढ़ते थे उस समय 60 वाला टॉपर होता था, 67 वाला। आप सेक्रेड हार्ट में देखोगे, आप किसी पुराने स्कूल में जाके जहाँ लिस्ट लगी हुई है ना, वहाँ 60 वाले टॉपर होते हैं, 67 वाले उस समय। अब ये कि पढ़ाई में चेंज आ गई या कुछ सिस्टम बदल गया, या बच्चों का जो माइंड हार्ड डिस्क बन गया है, ये थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा आपने कभी सोचा है? एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया। आगे एजुकेशन सिंपल थी, जो हम तरक्की करते हैं त्यों हम कॉम्प्लिकेशंस आती रहती हैं, प्लस और माइनस दोनों चलते हैं, फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं। उस एजुकेशन सिस्टम में जब हमने तरक्की करनी है तो हमें उस एजुकेशन सिस्टम को पेस में रखना पड़ा, जिसकी वजह से जो चैप्टर मैंने BSc में पढ़ा फिज़िक्स का, वो बच्चे आज 9th में पढ़ते हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है एजुकेशन सिस्टम में, पर बच्चे इंटेलिजेंट ही इतने हो गए हैं और सिस्टम ही ऐसे हो गए हैं भी आज जो है हम इंटेलिजेंस को बहुत काउंट कर रहे हैं। और आप देखिए 99% वालों को भी एडमिशन कई बार नहीं मिलती, क्योंकि 99.01, 99.02 इस तरह के जो है मार्क्स हैं, ये बहुत बच्चों को इंटेलिजेंट बना रहे हैं। मैं एक बात और कर रहे हैं, क्रिएटिव माइंड होता है, बच्चा सोचता है ये फूल है, इस पे ये कांटे लगे हुए हैं, ये फूल गुलाबी है। क्रिएटिव माइंड होता है, उसका ध्यान वो रट्टा लगाने की तरफ नहीं जाएगा, उसको खोजने में जाएगा जो नई चीज़ होगी। वो यार ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। अपने समय में, आपके समय में जो आज से 20, 30, 40 साल पढ़ते थे बच्चे, तो उन्हें क्रिएटिव माइंड होता था, तो कुछ सोचते रहते थे। कोई इतना बड़ा बर्डन नहीं होता था कि 99% लेने हैं। वो अपनी मर्ज़ी से घूमते थे, अपनी मर्ज़ी से पढ़ते थे, अपनी मर्ज़ी से काम करते थे, अपनी मर्ज़ी से जाने के 60-70% जो नंबर आते हैं टॉपर के उस समय आते थे। उनके जो क्रिएटिव माइंड भी था ना उस समय, जो उस वक़्त एक बात और भी थी ना, हमारे पास साधन नहीं थे, ना लैपटॉप था, ना कंप्यूटर था, ना मोबाइल था, ना कैलकुलेटर था। वही किताब होती थी, वही एक किताब थी, उसी में सब कुछ है और उसी में सब कुछ कवर करना है, उसी में से आना है। तो अब तो वेरिएशन बहुत हो गई है ना। आप ये देखिए कितना, मैं जब साइंस के अजूबे देखता हूँ, आई गो टू डॉक्टर्स क्लिनिक, आँख की जो सुपर स्पेशलाइजेशन हो गई है आजकल, उसमें देख के हैरान हो जाता हूँ मैं। हवाई जहाज़ उड़ते हैं,
कितना कंप्यूटर का सिस्टम आ गया। तो मैरिज की वीडियो में उड़ा देते हैं वो। हाँ, बहुत कुछ होता है, तो ये सब साइंस की देन है। अच्छा, एक और बात कहूँगा बस, हम लोग आप पर ब्लेम देते हैं कि 70, 80, 90 वाले जितने भी जो थे वो, उन्होंने जहाँ करप्शन जाने के उस समय शुरू हुई तो आप रोकने में नाकामयाब रहे। आज बढ़ती बढ़ती बिल्कुल ही सब करप्शन की भीड़ चढ़ गया। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, जब रिश्वतखोरी चालू हुई थोड़ी थोड़ी करके? इसमें ऐसे है भी, आगे रिश्वतखोरी जो है वो ऊपर से शुरू हुई है, नीचे से नहीं हुई है। जो नीचे रिश्वतखोरी, पीएन को आप क्या दे देंगे, 5 रुपए दे देंगे, 10 रुपए दे देंगे, चलती थी वो था। अब जब हमारा ढांचा ही सारा बदल गया है तो किसको ब्लेम दे? मैं तो ये कहता हूँ, खुद को, अपने आप को ठीक रखो, दुनिया को छोड़ो। वो जो करते हैं करने दो, आप अपना कैरेक्टर, अपना कल्चर, अपना सब कुछ इंटेग्रिटी मेंटेन करके रखो, किसी की परवाह मत करो। यानी कहने का मतलब सोच बदलो समाज बदलेगा। अगर आपकी सोच बदल जाती है तो समाज भी बदल जाएगा। सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा। अगर हम ये कहें भी हम दुनिया को बदल देंगे, नहीं, हमें खुद को बदलना होगा। जब हम खुद को बदलेंगे तो दुनिया अपने आप हमारे लिए बदल जाएगी। अदरवाइज़ हम सारी दुनिया में नेगेटिविटी आ जाएगी, वो चोर है, वो चोर है, वो जो अच्छा है वो बुरा है। हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है कुछ सोचने की। चलो, सो साहब ने मेरे को बताया कि जो इस समय सोच बदलो समाज बदल जाएगा। तो जो पुरानी जो बातें आज तक जहाँ इन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखी और इन्होंने ज़िंदगी को जिया है, ये बताया है। तो धन्यवाद सो साहब, आपको थैंक यू वेरी मच। आई एम ऑनर्ड।